जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आखिर वो क्या वजूहात थी कि नवाज शरीफ को न सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि उन्हें पाबंद सलासल भी किया गया और उन्हें ताहयात नाअहली भी भुगतनी पड़ी और अभी तक वो भुगत रहे हैं। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमने कुछ दिन पहले मैं अपने 2 प्रोग्राम्स में शेयर कर चुका हूँ, वो इश्यूज क्या हैं या क्या थे, उस पर भी हम जरा तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ की। तो जैसा कि आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इमरान प्रोजेक्ट। अब इस इमरान प्रोजेक्ट में ये आपको मैं मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि इमरान अपना अमेरिका से लेकर इसराइल तक सब जो है वो उसमें एलिमेंट्स मुलविस थे और यहाँ तक कि पाक फौज के अंदर भी एक बड़ी लॉबिंग की गई और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो खुफिया इदारा है ISI, उसने भी अपना काम शुरू किया। और फिर 2000 मतलब ये आपको सारा बता चुका हूँ कि जनरल पाशा से लेकर जनरल कियानी से लेकर और जब आखिरी में जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर इस मुल्क के साथ क्या हशर किया, वो हशर जो आज हम भुगत रहे हैं। जिस तरह मैं मुतअद्दिद बार ये आपको बता चुका हूँ कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को अफगानिस्तान से लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करके उनको पूरे मुल्क में फैला दिया गया, क्योंकि उनके पहले से ही स्लीपर सेल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आज हम बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और कराची भी एक हमला बर्दाश्त कर चुका है। तो नाज़रीन, चकवाल में पैदा होने वाले जो है वो 24वें DG ISI और जो है वो आखिरी में कोर कमांडर मेरे ख्याल में बहावलपुर थे, जनरल फैज़ हमीद, जिन्होंने 1987 में बलूचिस्तान रेजिमेंट से अपना आगाज़ किया और उनका आगाज़ 1987 से लेकर जो है नवंबर 2022 तक का दौर रहा। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी इमरान प्रोजेक्ट। और इमरान खान के नाम पर और हुकूमत को जो है मुस्तहकम करने के नाम पर मुल्क को तबाह कर दिया गया। मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से लेकर लैंड ग्रैबिंग से लेकर पता नहीं कितने गैर कानूनी धंधे थे जो किए गए और यहाँ तक के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। यहाँ तक के जो है वो सेनेटर्स और अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की गई। यहाँ तक के सेनेटर्स को पैसे लेकर उनको सेनेटर बनवाया जाता रहा और पैसे लेकर उन सेनेटर्स को जो है वो वजीर मुमलकत बनवाया जाता रहा और हर चीज़ के रेट अलग थे। स्पेशल असिस्टेंट से लेकर मामिन खसूसी से लेकर एडवाइजर से लेकर मिनिस्टर से लेकर वजीर मुमलकत से लेकर सेनेटर बनने तक के रेट्स अलग थे। और इसके अलावा ऐसे पिंडी के अलावा जनरल फैज़ के बलूचिस्तान और कराची में एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो सारा खेल खेला। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये महज इल्ज़ाम नहीं है। इस वक्त चलो मैं जो है वो ये कह सकता हूँ कि मुबैना तौर पर, लेकिन जो चीज़ हमने कही थी उसकी तस्दीक आज जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का इजहार किया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात जारी है। और मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात जारी है, क्योंकि जो है वो मेजर रहमत और मेजर मेरे ख्याल में मजीद नाम था उसका, शायद, जो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो खुफिया रिकॉर्डिंग्स के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। और उसके अलावा जो है वो 30 का गैंग था, 30 का गैंग, जिसमें ब्रिगेडियर से लेकर कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर और कैप्टन से लेकर मेजर तक, ये पूरा एक बड़ा गैंग था जो एक सिस्टम को ऑपरेट करता था। और उस सिस्टम ने जो है वो हमारे मुल्क की मईशत को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हम जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं और मजबूर होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को
बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर उनको एतमाद में लेना पड़ता है कि सब ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, हम सब संभाल लेंगे, क्योंकि एक यही इदारा है जिस पे जो है वो यकीन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे यकीन करना जो है वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जनरल फैज हमीद नज़र बंद हैं, अमलन नज़र बंद हैं, क्योंकि उनकी हर चीज़ जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो जब हर चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन हो, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जो है वो सियासत में मुदाखलत की जो आदत थी जनरल फैज हमीद की, वो आदत भी इसकी ख़त्म करवा दी गई है और इनके इस्लामाबाद में दाखिले तक पाबंदी लगा दी गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद को शायद 16 मार्च, क्योंकि 16 मार्च का मैं अक्सर कहता हूँ कि इंतहाई अहम है और 16 मार्च को बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ तो 11 तारीख को भी हो सकता है, मुमकिन है 11 तारीख को 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी हों, और ये भी इम्कान है कि 13 या 14 तक एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो। यानी अब यूं समझ लें कि आज से लेकर 16 तारीख तक पाकिस्तान की तारीख के ये क्रूशल दिन हैं जिनमें बहुत अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि नवाज शरीफ आखिर क्यों नाअहल हुए और क्यों प्रोजेक्ट इमरान का निशाना बने और किस तरह उनको नाअहल किया गया और किस तरह जो है वो असल वजह क्या थी। नाज़रीन, आज मैं आपको असल वजह बताता हूँ। नवाज शरीफ को हटाए जाने की जो असल वजह थी वो 2 वजूहात थी, एक वजह नहीं थी, 2 वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि नवाज शरीफ जो है वो एक मुआशी इस्तेहकाम लाना चाह रहे थे और मईशत को मुस्तहकम करना चाह रहे थे और वो हर चीज़ को तरतीब में लाना चाह रहे थे। यानी जिस तरह जो हेल्थ का बजट है बेतहाशा होता है, उसको रेंज में ले आया गया। और इसके अलावा जो है वो नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि जो है वो पाकिस्तान की अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा जो दिफा का बजट है उसका ऑडिट होगा। उस बजट का न सिर्फ ऑडिट होगा बल्कि जजेस की जो मराहत हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो उनके पेंशन है, उनमें भी किसी हद तक कट लगाया जा सकता है। तो जब जाहिर है कि दिफा के बजट और अदलिया के बजट की बात आई तो यकीनन फिर ये 2 जो फैक्टर थे ये वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो इक़्तिदार से ही हटा दिया। और आज बिलाखिर पाकिस्तान उस नहज, उस मकाम पर पहुंच गया है कि हमें दिफा का बजट रिवाइज करना पड़ रहा है, हमें जजेस की जो है वो तनख्वाहें, मराहत, पेंशन, हर चीज़ को जो है वो रिव्यू करना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया। जो है वो उन्होंने कहा कि जब 1 महीना पहले आपसे तफसीलात तलब की गई थी कि जजेस की तनख्वाहों और मराहत की तफसीलात फराहम की जाएं और जो ये क्या मामला है, लेकिन वो तफसीलात फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, जब भी अदलिया से बजट की बात की जाती है, जब भी अदलिया से जो है वो माली उमूर की बात की जाती है और जब भी दिफा से जो है वो बजट की जो है वो उसकी यानी ऑडिट की या फिर उसको रिवाइज करने की बात की जाती है तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। और एक ही चीज़ सामने आती है कि ये वो इदारे हैं जिनका अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। आपका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा लेकिन आप आइन से बालातर नहीं हैं। अगर आप आइन से बालातर नहीं हैं तो फिर इसी आइन के तहत जो इदारे बने आपको उनके सामने भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की मईशत कभी नहीं सुधर सकती। जिस तरह मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपसे कहा था कि सिर्फ एक रिटायर्ड जर्नल की जो पेंशन है वो 10 लाख रुपए है और उसके अलावा बिजली का बिल अलग है, उसके मोबाइल फोन के चार्जेस अलग हैं, उसकी गाड़ी अलग है, गाड़ी का ड्राइवर अलग है, गाड़ी का पेट्रोल अलग है, अर्दली अलग है, जो उनको रिहायशी जमीन मिली वो अलग है, मतलब प्लाट मिले, एक प्लाट नहीं 3-4 प्लाट वो अलग है, सैकड़ों एकड़ एराजी अलग है और सर्विस के दौरान जो करप्शन करके पैसा बाहर भेजा वो अलग है। फिर वो जो है वो मैं किस का नाम लूं, डर लगता है कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए, कहीं कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं। गुस्ताखी माफ। और सिर्फ मैं इतना कहूंगा,
नाज़रीन, आयन वाहिद ज़रिया है जो हमें हमारे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनका हल इसी के अंदर है, और इसलिए हर इदारे को चाहिए कि इसी के दायरे कार में रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।